अपोकलिप्स की भयंकर बारिश आ गई, लेकिन मेरे निर्दयी मॉम डैड ने मुझे बेसमेंट में बंद करके रिफ्लेक्शन करने के लिए छोड़ दिया। उसके बाद लगातार 2 महीने तक हुई मूसलाधार बारिश ने पूरे शहर को डुबो दिया। मैं बेसमेंट में जिंदा डूबकर मर गया, जबकि मॉम डैड मेरे छोटे भाई और उस डॉग को लेकर पुराने घर भाग गए और बच निकले। जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो देखा कि मेरे पूरे शरीर पर सामान लटका हुआ है और मैं नए बड़े विला के दरवाजे पर खड़ा हूँ। सच में भगवान ने मेरी सुन ली। उन्होंने मुझे अपोकलिप्स आने से पहले ही वापस भेज दिया। मॉम डैड, भैया तो पहाड़ से आया है, मेरे डॉग से भी ज्यादा गंदा है। मैं नहीं चाहता कि वो यहाँ रहे। अरे मेरे बच्चे, चिंता मत करो। किसने कहा कि उसे यहाँ रहने देंगे? यहाँ तुम्हारे लिए कोई कमरा नहीं है, तुम पुराने घर में जाकर रहो। 30वीं मंजिल की हवा अच्छी है, तुम्हारी हेल्थ के लिए भी अच्छी रहेगी। मॉम डैड पिछली जिंदगी की तरह ही मुझे पुराने घर वापस भेजने लगे। पिछली बार मैं टूट गया था, रो रो कर यहीं रहने की भीख मांगता रहा, लेकिन उन्होंने मुझे विला के बेसमेंट में बंद कर दिया और मेरी दर्दनाक मौत हुई। मरने के बाद मेरी सोल पुराने घर पहुंची। तब पता चला कि मॉम डैड छोटे भाई को लेकर पुराने घर भाग गए थे और बच गए। मॉम डैड, बहुत अच्छा हुआ। अब उस ड्रामा करने वाले भैया के बिना आप दोनों सिर्फ मुझसे ही प्यार करेंगे। फिक्र मत करो ए यांग, वो रहे या न रहे, हम सिर्फ तुमसे ही प्यार करेंगे। इस बार रीबर्थ लेकर लौटने के बाद मैं भरपूर फूड स्टॉक करूंगा, घर को पूरी तरह सील कर दूंगा और तुम्हें सातों तरफ से बर्बाद होते देखूंगा। ठीक है, मैं अभी पुराने घर जा रहा हूँ। मॉम डैड, छोटे भाई और डॉग को नए विला में खुशी से रहने की शुभकामनाएं। मॉम डैड और छोटा भाई बिना मुझे रोके सीधे चले गए। उन्हें मुझे रोकने की जरा भी इच्छा नहीं थी। सच में कितना बैड लक है, इतना धीरे चल रहा है, हमें इतनी गर्मी में बाहर खड़ा रहना पड़ रहा है। मैंने अपनी पॉकेट में रखी पुराने घर की को कसकर पकड़ लिया। शिफ्टिंग इतनी जल्दी हुई थी कि उन्हें सिर्फ छोटे भाई और डॉग को ले जाने की पड़ी थी, इसलिए पुराने घर की सिर्फ मेरे पास थी। और आज रात एक भयंकर एक्सप्लोजन होने वाला था जो पूरे विला एरिया को तबाह कर देगा, जबकि मेरा 30वीं मंजिल वाला पुराना घर सबसे सुरक्षित जगह बनने वाला था। अब मुझे जितना हो सके उतना सामान जमा करना था। पिछली जिंदगी में बेसमेंट में मैं भूख से अपने नेल्स तक चबा गया था और प्यास लगने पर गंदा पानी पीता था। उस बेबसी को मैं दोबारा कभी नहीं झेलूंगा। फैसला करके मैं तुरंत सोसाइटी के पास वाले सुपरमार्केट पहुंचा, लेकिन मेरे पास पैसे बहुत कम थे। सिर्फ 300 यूएन पॉकेट मनी थी, जिसे मैंने बहुत दिनों से छिपाकर बचाया था। इतने पैसों में तो कुछ कार्टन इंस्टेंट नूडल्स ही आएंगे। अगर सच में 2 महीने तक बारिश हुई तो मैं भी भूख से तड़प कर मर जाऊंगा। तभी वांग मा का फोन आया। चंग फोंग, तुम्हारे छोटे भाई ने कहा कि ड्राइंग रूम बहुत गर्म है, अभी तुरंत मॉल जाकर एक एयर कंडीशनर खरीदो। अगर आधे घंटे में उसने एसी की हवा नहीं ली तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। मैंने मैसेज देखा, पैसे आ चुके थे। ठीक है मॉमी, मैं अभी छोटे भाई के लिए एसी खरीदने जा रहा हूँ। पैसे मिलते ही मैं बिना देर किए सुपरमार्केट के काउंटर पर पहुंचा और पूरे 300 यूएन शॉपिंग कार्ड में रिचार्ज कर दिए। सबसे पहले 3 बड़े वाटरमेलन नाइफ, एक पेपर स्प्रे और एक इलेक्ट्रिक बैटॉन लिया सेल्फ डिफेंस के लिए। अपोकलिप्स के दौरान वाटर सप्लाई और इलेक्ट्रिसिटी दोनों बंद हो जाएंगी, इसलिए सबसे पहले ऐसे फूड लेने थे जिन्हें लंबे समय तक स्टोर किया जा सके और सीधे खाया जा सके। मैंने 6 कार्टन इंस्टेंट फूड, 8 बॉक्स कंप्रेस बिस्किट्स, 10 पैकेट बीफ जर्की और 200 पैक सेल्फ हीटिंग मील्स लिए। साथ ही स्वादिष्ट स्नैक्स भी लिए, चिकन लेग्स, डक हेड्स, स्मोक्ड फिश, स्वीट पोटैटो, कॉर्न, रेडिश, एप्पल और रोजमर्रा की सभी जरूरी मेडिसिन भी खरीद ली। पूरे दिन की मेहनत के बाद मैं सारा सामान पुराने घर पहुंचा पाया। सब कुछ सेट होने के बाद रात में बिजली चमकी और वादे की तरह मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बाहर की बारिश देखकर मुझे पिछली जिंदगी याद आ गई, जब मैं बेसमेंट में डूब रहा था। मैं दोनों हाथों से आयरन गेट को लगातार नोचता रहा, यहाँ तक कि नेल से खून निकल आया। पानी मेरी जांघों तक पहुंच गया था। डैड, मॉम, पानी भर रहा है, पानी भर रहा है, मुझे बाहर निकालो। चुप रह, अपने छोटे भाई को मत डरा, ये हमारा नया विला है। तुम जैसे गंदे इंसान की जगह सिर्फ बेसमेंट में है। इतनी बारिश में पानी भरना तो नॉर्मल बात है, वहीं पड़े रहो। एक्सपर्ट्स ने कहा है कि यह बारिश अजीब है, शायद 2 महीने तक चले। अच्छा होगा तुम यहीं डूबकर मर जाओ। रात के 3-4 बजते बजते पूरा बेसमेंट पानी में डूब चुका था। मेरा पूरा शरीर भीग चुका था और पानी मेरे सीने तक पहुंच गया था। मुझे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। मैं पूरी ताकत से लोहे का दरवाजा पीटता रहा और बार बार मदद के लिए चिल्लाता रहा। तभी बाहर से पापा की आवाज आई, मोटू, पुराने घर की चाबी तुम्हारे पास है, जल्दी मुझे दो। ठीक है, अभी देता हूँ। उस वक्त घबराहट में मैंने कुछ नहीं सोचा। बड़ी मुश्किल से जेब से चाबी निकाली और बाहर फेंक दी। पापा ने चाबी पकड़ते ही जोर से कहा, जल्दी छोटे बेटे को पकड़ो, हम पुराने घर चलते हैं। ये बारिश बहुत अजीब है, कहीं सच में 2 महीने तक न चलती रहे। उन्हें मुड़कर जाते देख मैं पानी में खड़ा रोता हुआ चिल्लाया, पापा दरवाजा खोलो, पानी का दबाव बहुत ज्यादा है, नहीं खुल रहा। उन्होंने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, कोशिश तक नहीं की। थोड़ी ही देर में लोहे की खिड़की भी पानी में डूब गई। मैं पानी में गिर पड़ा। पानी लगातार ऊपर चढ़ता गया और आखिरकार मैं सांस नहीं ले पाया। डूबकर मरने का दर्द सच में असहनीय था, लेकिन अब मैं दोबारा जन्म लेकर लौट आया हूँ। मेरे पास भरपूर खाना है। अब तुम लोग इस घर के अंदर एक कदम भी नहीं रख पाओगे। मैंने तुरंत घर के सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद करके मजबूत कर दिए। फिर भी मुझे भरोसा नहीं हुआ, इसलिए घर की सभी बाल्टियों में साफ पानी भरकर दरवाजे के पीछे लगा दिया। पहले कभी पानी का प्रेशर कम होने पर मम्मी ने 2 बड़े वाटर ड्रम खरीदे थे, जिनमें मैं आराम से नहा भी सकता था। उन 2 बड़े ड्रम और 3 छोटी बाल्टियों से दरवाजा पूरी तरह जाम कर दिया। अब कोई ताला खोल भी ले तो दरवाजा धक्का देकर नहीं खोल पाएगा। ये सब करने के बाद मुझे पहली बार राहत मिली। तभी मम्मी का फोन आया। मैंने आंखें बंद करके आलस से फोन उठाया। टेंग फेंक, मर गया क्या? तुझे एसी खरीदने भेजा था, लेकिन तू लेकर नहीं आया। निकम्मे, तेरा छोटा भाई गर्मी से मर रहा है, एसी कहाँ है? अब इतनी बारिश में कौन पहुंचाएगा? मम्मी मुझे डांट रही थी, क्योंकि इस बार मैंने एसी खरीदा ही नहीं था। पहले ऐसा करना मेरे लिए नामुमकिन था। मैंने बाहर तेज होती बारिश की तरफ देखा। हंस क्या रहा है?
पागल हो गया है, मैं एसी पूछ रही हूँ। जितना वह गुस्सा करती गई मैं उतना ही चुप रहा। टेंग फेंक, मरना चाहता है क्या, बहरे हो गया। तभी पापा ने फोन छीन लिया। उनकी आवाज धमकी और गुस्से से भरी हुई थी। अगर यह पिछली जिंदगी होती तो मैं फोन पर ही डर के मारे कांपने लगा, लेकिन अब मेरा डर खत्म हो चुका था। मैंने शांत आवाज में कहा, घबराइए मत, अगर छोटा भाई गर्मी से मर जाएगा तो उसे एसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मेरी बात सुनकर दूसरी तरफ पूरी खामोशी छा गई। पापा साफ तौर पर हैरान रह गए, फिर गुस्से से दहाड़ते हुए कुछ बोलने ही वाले थे कि मैंने तुरंत फोन काट दिया और नहाने चला गया। इस बार मैं तुम तीनों को मेरे सामने घुटनों पर गिरकर भीख मांगते हुए देखूंगा। मैंने पूरे 1 घंटे तक गर्म पानी से नहाया। ऐसा सुकून मुझे पहले कभी नहीं मिला था। पहले अगर मैं 10 मिनट से ज्यादा नहाता था तो मम्मी पापा मुझे पानी बर्बाद करने के लिए डांटते थे, यहाँ तक कि गर्म पानी इस्तेमाल करने भी नहीं देते थे। नहाकर मैं पूरी तरह तरोताजा हो गया। बाहर देखा तो पूरी दुनिया बारिश में डूबने वाली थी। मैंने सेल्फ हीटिंग फूड का एक बॉक्स खोला, उसके साथ चिकन लेग और स्मोक्ड फिश खाकर आराम से खाना शुरू किया। तभी मेरा फोन फिर से बज उठा। फैमिली ग्रुप में मैसेज आया। ये मेरे छोटे भाई का था। बारिश बहुत तेज हो रही है मम्मी पापा, मुझे थोड़ा डर लग रहा है, क्या आप दोनों मेरे कमरे में आ सकते हैं? अरे मेरे प्यारे बेटे मत डरो, हम अभी आते हैं। मम्मी पापा तुरंत उसके पास चले गए। थोड़ी देर बाद छोटे भाई ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली। उसमें वह, मम्मी पापा और उनका कुत्ता बेडरूम में साथ बैठकर सेल्फी ले रहे थे। कैप्शन था, नए विला में आते ही इतनी तेज बारिश शुरू हो गई, कितनी बैड लक है, लेकिन मम्मी पापा मेरे साथ हैं इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। सिर्फ पोस्ट डालकर उसका मन नहीं भरा। उसने ग्रुप में मुझे जानबूझकर यूफ करके लिखा, भैया आप कहाँ हो, डर नहीं लग रहा? सुना है आप चाहते थे कि मैं गर्मी से मर जाऊं ताकि एसी खरीदना ही न पड़े। क्या आप मुझसे इतनी नफरत करते हो? मैंने उसे इग्नोर कर दिया और आराम से खाना खाता रहा। ये चिकन लेग तो सच में बहुत छोटा है। जब मैंने कोई जवाब नहीं दिया तो वह फिर बोला, भैया मेरे साथ तो मम्मी पापा हैं, फिर भी मुझे डर लग रहा है। आप तो पुराने घर में बिल्कुल अकेले हो, आपको तो और ज्यादा डर लग रहा होगा ना। तब तक मैं खाना खत्म कर चुका था। मैंने सारा कचरा इकट्ठा किया, पैक किया और जानबूझकर उसे छोटे भाई के पुराने कमरे में फेंक दिया। फिर उसकी फोटो खींचकर ग्रुप में भेज दी और लिख दिया कि मैंने सारा कचरा उसके कमरे में रख दिया है। छोटा भाई वहीं पागल हो गया, तुम क्या कर रहे हो, मेरे कमरे में कचरा क्यों फेंका? मैंने जवाब दिया, अभी बाहर फेंकने का कोई तरीका नहीं है, इसलिए फिलहाल तुम्हारे कमरे में रख दिया। कम से कम बाहर बदबू करके मुझे परेशान तो नहीं करेगा। उसने तुरंत मुझे वीडियो कॉल की, लेकिन मैंने उठाई ही नहीं। थोड़ी देर बाद मैंने एक वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भेज दिया, अरे निकम्मे, मरना चाहता है क्या? तेरी हिम्मत कैसे हुई छोटे भाई के कमरे में कचरा फेंकने की? अभी के अभी उसका कमरा साफ कर, नहीं तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। मैंने सिर्फ एक हंसने वाला इमोजी भेजा, फिर फोन बंद करके एक तरफ रख दिया। उस रात बाहर बिजली कड़कती रही, बादल गरजते रहे, लेकिन मैं अपनी जिंदगी की सबसे सुकून भरी नींद सोया। जब मेरी आंख खुली तो बाहर अभी भी अंधेरा छाया हुआ था। मूसलाधार बारिश जरा भी नहीं रुकी थी। मैंने फोन चालू किया तो देखा कि मम्मी पापा की दर्जनों मिस्ड कॉल्स पड़ी थी, बिल्कुल पिछली जिंदगी की तरह। उन्हें आधी रात को समझ आ गया था कि मामला गंभीर है। वे रातों रात पुराने घर वापस आ गए थे। ये सारी कॉल्स इसलिए थीं कि मैं दरवाजा खोल दूं। मैं ठंडी हंसी हंसे हुए दरवाजे के पास गया और बाहर उनकी बातें सुनने लगा। चेंग फेंक घर पर नहीं है, शायद उसे डर है कि हम उससे हिसाब मांगेंगे, इसलिए कहीं छिप गया होगा। छोटा भाई रोते हुए बोला, अब क्या करें, मैं बहुत थक गया हूँ, बहुत भूख लगी है, जल्दी दरवाजा खोलो। हमारे पास तो चाबी भी नहीं है, इतनी बारिश में कोई लॉकस्मिथ भी नहीं मिलेगा। मम्मी बोली, मेरे प्यारे बेटे घबराओ मत, तुम्हारे पापा है ना। छोटा भाई रोते रोते मुझे गालियां देने लगा। सब उस निकम्मे छेंग फेंक की वजह से हुआ। उसने विला में चाबी छोड़कर क्यों नहीं रखी? मैं उसके दोनों हाथ तोड़ दूंगा। हाँ, उसके हाथ तोड़ देंगे। तभी अचानक बारिश कुछ देर के लिए हल्की हो गई और आसमान थोड़ा साफ दिखाई देने लगा। पापा खुशी से चिल्ला उठे, लगता है बारिश रुक रही है, चलो वापस विला चलते हैं। मैंने कहा था ना, इतनी बारिश भला 2 महीने कैसे चल सकती है? मेरे हाथ तोड़ने की बातें कर रहे थे, लेकिन उन्हें ये बिल्कुल नहीं पता था कि उन्होंने खुद अपनी जिंदगी बचाने का आखिरी मौका छोड़ दिया है। इस ऊंची रेजिडेंशियल बिल्डिंग में रहकर बाढ़ से आसानी से बचा जा सकता था। यहाँ बहुत सारे लोग रहते थे, इसलिए किसी न किसी तरह खाने का इंतजाम भी हो जाता, लेकिन उन्होंने जिद करके वापस विला में रहने का फैसला किया। और जैसा मैंने सोचा था, उनके विला पहुंचते ही बारिश फिर पहले से भी ज्यादा तेज शुरू हो गई। उसी समय लोकल गवर्नमेंट ने इमरजेंसी वार्निंग जारी कर दी कि नदी का पानी तेजी से बढ़ रहा है और अब वह किनारों से बाहर निकलने वाला है। जेनजंग रिवर हमारे रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स से सिर्फ लगभग 1000 मीटर दूर थी। इसी बीच सोसाइटी मैनेजमेंट ने भी वार्निंग जारी की कि बेसमेंट पार्किंग की बिजली की लाइन टूटने की वजह से पूरे इलाके की बिजली बंद हो गई है। कई जगह पानी में करंट फैल चुका है, इसलिए कोई भी पानी में उतरने की गलती न करे। पानी में करंट आने के बाद भला कौन बाहर निकलने की हिम्मत करता। तभी पापा ने फैमिली ग्रुप में वॉइस मैसेज भेजा, सुनो, तुम पहले बेटे को लेकर तीसरी मंजिल पर चली जाओ, पहली मंजिल पर मत उतरना, पता नहीं कहाँ पानी में करंट हो। मम्मी झुंझलाकर बोली, उफ, ये बारिश कब रुकेगी? मैं अपने बेटे के लिए नूडल्स तक नहीं बना पा रही हूँ। इसके बाद उन तीनों ने फिर से ग्रुप में मिलकर मुझे कोसना शुरू कर दिया, लेकिन मैंने एक शब्द भी नहीं कहा और आराम से अपना लंच बनाने लगा। खाना खाकर पेट भरने के बाद मैं बैल्कनी में बैठकर एप्पल खाने लगा। तब तक बारिश पूरी तरह बेकाबू हो चुकी थी। सोसाइटी की नीचे वाली सारी सड़कें पूरी तरह पानी में डूब चुकी थी। यहाँ तक कि चौक पर लगे बड़े साइन बोर्ड का सिर्फ ऊपरी आधा हिस्सा ही दिखाई दे रहा था। इसका मतलब था कि नीचे कम से कम आधा मीटर पानी भर चुका था। 5वें दिन जू का जिराफ अपने पैरों तक पानी में डूब गया। 7वें दिन उसके घुटने भी पानी में गायब हो गए और उसी दिन जानजांग रिवर की तरफ से भयानक बाढ़ का सैलाब पूरे इलाके में घुस आया। पूरा रेजिडेंशियल एरिया दहशत में आ गया। हर तरफ लोग चिल्ला
रहे थे, जानजांग रिवर का बांध टूट गया। ऊपर भागो, चारों तरफ पानी ही पानी है। अब पूरी दुनिया से व्यवस्था खत्म होने लगी थी। मैंने तुरंत जाकर अपने सिक्योरिटी डोर की जांच की। सब कुछ बिल्कुल सुरक्षित था। यह देखकर मैं निश्चिंत होकर सोफा पर लेट गया। मोबाइल नेटवर्क अभी भी चल रहा था। कई दिनों से शांत पड़े फैमिली ग्रुप में फिर से मैसेजेस आने लगे। मैंने पावर बैंक लगाकर फोन चार्ज किया। पापा ने लिखा, तुम्हारी तरफ क्या हाल है? मम्मी बोली, मैं दूसरी मंजिल की बैल्कनी में फंसी हूँ। लगता है ड्राइंग रूम में भी करंट फैल गया है। मैं हिलने की हिम्मत नहीं कर रही। पापा ने जवाब दिया, हम एटिक में छिपे हुए हैं। अच्छा हुआ नूडल्स ऊपर ले आए थे, उन्हें खाकर अभी तक जिंदा है। तुम्हारा क्या हाल है? फिर लिखा, मुझे पानी में बहते हुए सड़े हुए केले का एक गुच्छा मिला है। फिलहाल उसी के सहारे गुजारा कर रहा हूँ। छोटा भाई रोते हुए बोला, पापा मुझे बहुत भूख लगी है, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, जल्दी मेरे लिए कुछ खाने का इंतजाम करो। पापा ने उसे दिलासा दिया, मेरे अच्छे बेटे मत रो। यह सब पढ़कर मैंने कैमरा ऑन किया और अपनी तरफ का नजारा दिखाते हुए कहा, दोस्तों जरा देखिए, सामने गर्मा गर्म सेल्फ हीटिंग हॉट पॉट है, साथ में सुनहरे तले हुए बड़े चिकन विंग्स, मीठे फल और कुरकुरे एप्पल हैं। इतना खाना है कि खत्म ही नहीं हो रहा। मम्मी गुस्से से पागल होकर चिल्लाई, निकम्मे, तुरंत यहाँ से निकल और ये सारा खाना हमारे पास लेकर आ। पापा ने लिखा, चेंग फेंक, तुम पुराने घर में हो, उस दिन तुमने दरवाजा क्यों नहीं खोला? मरना चाहता है क्या? मैंने हंसते हुए कहा, दोस्तों बस एक छोटा सा हॉट पॉट एंजॉय कर रहा हूँ, लाइक करना मत भूलिए। मेरी यह हरकत देखकर छोटा भाई और मम्मी पापा गुस्से से फट पड़े। उन्होंने लगातार 60 सेकंड के वॉइस मैसेजेस भेजकर मुझे गालियां देना शुरू कर दिया, लेकिन मैंने एक भी वॉइस मैसेज नहीं सुना। तभी पापा ने इस बार टेक्स्ट मैसेज भेजा, चेंग फेंक, अब हर जगह बाढ़ आ चुकी है, जानजांग रिवर का बांध भी टूट गया है, अपना ध्यान रखना, बिल्कुल बाहर मत निकलना, समझे? सच में कॉर्पोरेट मैनेजर होने का फायदा उन्हें अच्छी तरह आता था। लोगों की साइकोलॉजी से खेलना उन्हें बखूबी आता था। मुझे 3 साल पहले की बात याद आ गई। जब पापा 2 महीने हॉस्पिटल में भर्ती थे, तब मैं दिन रात उनकी सेवा करता रहा। इतनी मेहनत की कि मेरी हालत खराब हो गई थी, लेकिन मम्मी ने उल्टा मुझे ही डांटा और कहा कि मैं समझदार नहीं हूँ। उस वक्त मेरा दिल पूरी तरह टूट गया था। मैंने घर छोड़कर हमेशा के लिए चले जाने का फैसला कर लिया था। तभी अचानक पापा ने मुझे गले लगाया और कहा, चेंग फेंक, मेरी देखभाल करने के लिए धन्यवाद। पापा तुम्हारे बहुत आभारी हैं। उनकी यह एक बात सुनकर मैं फूट फूट कर रो पड़ा था। मुझे लगा था कि आखिरकार किसी ने मेरी परवाह की है। मेरी सारी नाराजगी उसी पल खत्म हो गई थी और मैंने घर छोड़ने का इरादा भी बदल दिया। फिर मैं पहले की तरह चुपचाप सब कुछ सहते हुए उनकी सेवा करता रहा। लेकिन अब दोबारा सोचता हूँ तो समझ आता है कि पापा कितने चालाक थे। उन्होंने सिर्फ एक गले लगाने और 2 मीठे शब्दों से मेरा सारा गुस्सा खत्म कर दिया था और मुझे इसका एहसास तक नहीं हुआ। यह याद आते ही मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। अब उनके चिंता जताने वाले मैसेजेस पढ़कर मुझे सिर्फ घिन महसूस हो रही थी। मैंने जवाब दिया, मैं बाहर क्यों जाऊंगा? पुराने घर में रहने के लिए तो आप लोगों ने ही मुझे मजबूर किया था। मैं कहीं नहीं जाने वाला। पापा ने तुरंत लिखा, अच्छा है कि तुम बाहर नहीं निकलोगे। पापा को तुम्हारी बहुत चिंता है। वैसे हमारे विला एरिया के लोग मिलकर रेस्क्यू की तैयारी कर रहे हैं। किसी के पास रबर बोट है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। तुम पुराने घर में अकेले रहते हो, इसलिए हमें तुम्हारी चिंता हो रही है। मौका मिलते ही हम बोट में बैठकर तुम्हारे पास आएंगे, तब दरवाजा जरूर खोलना। यही पढ़ते ही मैं ठंडी हंसी हंस पड़ा। आखिरकार लोमड़ी ने अपनी असली पूंछ दिखा ही दी। मैं उन्हें डांटने ही वाला था कि तभी मम्मी का व्यवहार भी अचानक पूरी तरह बदल गया। उन्होंने बहुत नरम आवाज में लिखा, चेंग फेंक, इतनी अजीब बारिश बहुत खतरनाक है। पूरा परिवार साथ रहेगा तभी एक दूसरे का सहारा बन पाएगा। अपना ख्याल रखना, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि छोटे भाई ने भी मुस्कुराने वाला इमोजी भेजा और लिखा, भैया हमारा इंतजार करना, पूरा परिवार फिर से एक साथ रहेगा, हम सब सुरक्षित रहेंगे। मैंने होठों पर व्यंग्य भरी मुस्कान लाते हुए सोचा, परिवार? कौन सा परिवार? मेरा तुम लोगों से अब कोई रिश्ता नहीं है। फिर मैं मन ही मन हिसाब लगाने लगा। अगर उन्हें सच में रबर बोट मिल गई तो यहाँ तक पहुँचना उनके लिए मुश्किल नहीं होगा। पानी उनके रास्ते की सबसे बड़ी समस्या नहीं थी, असली समस्या खाना था। और जैसे जैसे भूख बढ़ती जाएगी, उनकी समझदारी और इंसानियत दोनों धीरे धीरे खत्म होती जाएंगी। लेकिन मुझे अच्छी तरह पता था कि जैसे जैसे जिंदगी सर्वाइवल मोड में जाएगी, उससे भी ज्यादा डरावनी चीजें होने वाली थी। अगर मम्मी पापा और छोटा भाई वापस आकर सबको बता देंगे कि मेरे पास खाने का ढेर सारा सामान है, तो सबसे बड़ा खतरा मेरे सिर पर आ जाएगा। लेकिन अगर मैं सबके सामने खुद को सुरक्षित और बेबस दिखा दूं, तो निशाना मैं नहीं बल्कि वही लोग बनेंगे। उन्हें लौटने से रोकना अब मुमकिन नहीं था। इसलिए मैंने तय किया कि इस बार उन्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा जिसे वे कभी नहीं भूलेंगे। मैंने ग्रुप में जवाब भेजा, आप लोग बहुत अच्छे हैं, जल्दी वापस आ जाइए, मैं कभी भी आपके लिए दरवाजा खोल दूंगा। मम्मी ने तुरंत लिखा, मेरा प्यारा बेटा, हमारा इंतजार करना। हाँ, मैं इंतजार तो करूंगा, लेकिन इस बार तुम्हारे बर्बाद होने का। यह तय होने के कुछ ही देर बाद नेटवर्क पूरी तरह बंद हो गया। अब पानी, बिजली और इंटरनेट तीनों गायब थे। साफ था कि पूरा शहर पूरी तरह कोलैप्स हो चुका था, जबकि बारिश रुकने में अभी भी 1 महीने से ज्यादा समय बाकी था। रेस्क्यू टीम अंदर आ ही नहीं सकती थी। इतनी गहरी और तेज धारा में किसी तरह अंदर आना ही नामुमकिन था। राहत का सामान पहुंचाना तो और भी असंभव था। अगर मैं किसी को यह सब पहले बताता तो कोई भी मेरी बात पर यकीन नहीं करता। असली नरक अब शुरू होने वाला था। मैं वापस कमरे में गया और बिजली की चमक का सहारा लेकर एक बार फिर अपना सारा स्टॉक चेक किया। पहाड़ जितने ढेर में रखे सेल्फ हीटिंग फूड, मिनरल वाटर की बोतलें, फर्श पर फैले स्वीट पोटैटो और रेडिश, साथ ही तरह तरह के स्नैक्स। ये सब अकेले मुझे आराम से 6 महीने तक जिंदा रखने के लिए काफी था। मैंने एक बॉटल कोला खोली। उसकी ठंडी गैस जब जीभ पर फूटी तो मुझे पहली बार पूरी तरह सुरक्षित होने का एहसास हुआ। लेकिन मैंने लापरवाही
लापरवाही नहीं की। मैं फिर बैल्कनी में गया और बगल वाले फ्लैट को देखने लगा। अगर मम्मी पापा और छोटा भाई अभी तक जिंदा होंगे तो उन्हें मैं उसी बगल वाले फ्लैट में रुकवाऊंगा। वह फ्लैट अभी भी अधूरा था, कभी बिका ही नहीं था। वहाँ सिक्योरिटी डोर तक नहीं लगा था। दोनों बैल्कनी एक दूसरे के काफी करीब थी, लेकिन बीच में कंक्रीट वॉल और आयरन ग्रिल होने की वजह से कोई इंसान चढ़कर यहाँ नहीं आ सकता था। हाँ, अगर किसी डंडे के सहारे खाना देना हो तो वह आसानी से किया जा सकता था। फिर मैं ऐसा माहौल बनाऊंगा कि पूरी बिल्डिंग के सैकड़ों भूखे लोग सिर्फ उन्हीं पर नजर रखेंगे। उसके बाद उनका क्या अंजाम होगा, यह सोचकर ही मेरे होंठों पर ठंडी मुस्कान आ गई। 3 दिन बाद दोपहर के समय अचानक बारिश फिर रहस्यमयी तरीके से धीमी पड़ गई। अब सिर्फ हल्की फुहारें गिर रही थीं। यह झूठी राहत लोगों को नकली उम्मीद देने के लिए काफी थी। बिल्डिंग में रहने वाले कई लोग भूख से लगभग बेहोश हो चुके थे। वे सब विंडो और स्टेयरकेस के पास इकट्ठा होकर बाहर टटकी लगाए रेस्क्यू का इंतजार कर रहे थे, जबकि उन्हें पता भी नहीं था कि कोई रेस्क्यू आने वाला ही नहीं है। तभी नीचे अचानक शोर मच गया। लोग आ गए, विला एरिया से लोग आ गए। मैंने बैल्कनी से नीचे झांकर देखा। अरे ये तो मेरा वही प्यारा परिवार था। मानना पड़ेगा सिर्फ 3 दिन में इन्होंने कहीं से एक रबर बोट का इंतजाम भी कर लिया था। हालांकि तीनों की हालत बेहद खराब थी, लेकिन उनकी आंखों में जिंदा बच जाने की खुशी साफ दिखाई दे रही थी। खासकर छोटा भाई जो बोट चलाते हुए रो भी रहा था और मुंह में कुत्ते की टांग दबाए बैठा था। उन्होंने रबर बोट को उस स्टेयरकेस की रेलिंग से बांध दिया, जो अब पानी बढ़ने की वजह से 10वीं मंजिल की ऊंचाई तक डूब चुकी थी। जैसे ही वे बिल्डिंग के अंदर पहुंचे, भूखे लोगों की भीड़ उन पर टूट पड़ी। अरे तुम लोग कहाँ से आए हो? खाने का कुछ लाए हो क्या? बोट में कोई फूड है? थोड़ा हमें भी दे दो, मेरे बच्चे भूख से मरने वाले हैं। भीड़ उन्हें ऐसे घेरने लगी जैसे खून की गंध पाकर शार्क टूट पड़ती है। लेकिन मम्मी पापा के पास खाने के नाम पर कुछ भी नहीं था। उनकी सबसे कीमती चीज सिर्फ वही रबर बोट थी। भीड़ से पीछा छुड़ाने के लिए पापा जोर से चिल्लाए, हटो, सब रास्ता छोड़ो। मेरा बेटा 30वीं मंजिल पर रहता है। वह इस इलाके का सबसे अमीर इंसान है। उसके घर में खाने का ढेर लगा है। हम उसी के पास खाना लेने जा रहे हैं। जो भी हमें रोकेगा उसे कुछ नहीं मिलेगा। पापा की इस एक चीख ने सारी मुसीबत मेरे सिर पर डाल दी। भूख से पागल हो चुके पड़ोसियों की आंखें चमक उठी। सब लोग मम्मी पापा के पीछे पीछे 30वीं मंजिल की तरफ दौड़ पड़े। कुछ ही मिनटों में मेरे दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। पापा पूरी ताकत से दरवाजा पीटते हुए चिल्लाए, चेंग फेंक, पापा आ गए हैं, जल्दी दरवाजा खोलो। उनकी सांसें इतनी तेज चल रही थीं कि लगता था अभी भूख से गिर पड़ेंगे। इस बार मैंने घर में न होने का नाटक नहीं किया। मैंने सोचा अब तुम्हारे साथ थोड़ा खेला जाए। मैं तुरंत दरवाजे के पास भागा, हैंडल को जोर जोर से घुमाने का नाटक किया और रोने जैसी आवाज बनाकर बोला, पापा मम्मी, डोर लॉक खराब हो गया है। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन खुल ही नहीं रहा। क्या? पापा घबरा कर बोले, चेंग फेंक, एक बार और कोशिश करो, शायद ज्यादा नमी की वजह से लॉक जाम हो गया हो। मम्मी भी चिल्लाई, जल्दी करो, तुम्हारे छोटे भाई को तेज बुखार है। मुझे याद है घर में फीवर मेडिसिन रखी है। मैंने फिर रोने का नाटक करते हुए कहा, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मुझे भी बहुत चिंता हो रही है, पता नहीं ये लॉक क्यों नहीं खुल रहा। साथ ही मैं अपनी उंगलियों से दरवाजे पर बेतरतीब आवाजें निकालने लगा ताकि बाहर वालों को लगे कि मैं सच में लॉक खोलने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तभी छोटा भाई गुस्से से चिल्लाया, चेंग फेंक, तू जानबूझकर ऐसा कर रहा है, तू हमें अंदर नहीं आने देना चाहता। मैंने तुरंत रोती हुई आवाज में कहा, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, मैं सच में पूरी ताकत लगा रहा हूँ। छोटा भाई गाली देते हुए बोला, निकम्मे, तेरे किसी काम का नहीं। इतना कहकर उसने पूरी ताकत से दरवाजे पर कंधा मारा, लेकिन अंदर से पूरी तरह फंसा हुआ दरवाजा जरा भी नहीं हिला। उल्टा उसका कंधा जोर से टकरा गया और वह दर्द से कराह उठा। मम्मी ने भी दरवाजे को धक्का देकर खोलने की कोशिश की, लेकिन जब वह भी न खुला तो गुस्से से चिल्लाई, चेंग फेंक, फिर से कोशिश कर, किसी भी तरह दरवाजा खोल। मैंने फिर वही जवाब दिया, खुल ही नहीं रहा। तभी मैंने बाहर खड़े भूखे पड़ोसियों को भी अपने खेल में शामिल कर लिया। मैं जोर से बोला, अंकल आंटी, मेरे घर में बहुत सारा खाना है, आप लोग भी दरवाजा धक्का मारकर देखिए, शायद लॉक थोड़ा ढीला हो जाए। मेरी यह एक बात सुनते ही बाहर खड़ी भीड़ में जैसे बम फट गया। जो लोग अब तक सिर्फ तमाशा देख रहे थे वे भी अचानक जोश में आ गए। क्या अंदर खाना है? चलिए सब मिलकर धक्का लगाते हैं, खाना मिलेगा तो दरवाजा उखाड़ देंगे। अगले ही पल बाहर से दर्जनों लोगों के एक साथ दरवाजे पर जोरदार टक्कर मारने की आवाजें गूंजने लगीं। एक दो धक्का लगाओ। लेकिन ऊपरी मंजिलों के लिए लगाए गए मजबूत स्टील सिक्योरिटी डोर ने हर टक्कर का जवाब उनके कंधों को दर्द देकर दिया। आह मेरा हाथ, ये दरवाजा आखिर बना किस चीज का है? इसे तो हिलाया भी नहीं जा रहा। अंदर कहीं इसने दरवाजे के पीछे कुछ अटका तो नहीं रखा? हर तरफ दर्द की आवाजें गूंजने लगीं और लोगों का जोश आधा रह गया। ये देखकर मैंने फिर रोने का नाटक शुरू किया। अब क्या करूं, डोर सच में पूरी तरह जैम हो गया है। तभी छोटा भाई गुस्से से चिल्लाया, चेंग फेंक, तू किसी काम का नहीं है, मैं भूख से मर रहा हूँ, ऊपर से मुझे तेज बुखार है और तुझसे एक दरवाजा तक नहीं खुल रहा। तू तो मनहूस है। अपने लाडले बेटे को इस हालत में देखकर पापा का दिल पिघल गया। उन्होंने दरवाजे के उस पार से मुझे धमकी दी, चेंग फेंक, मैं तुझे सिर्फ 1 मिनट देता हूँ, अगर दरवाजा नहीं खुला तो मैं तेरा बुरा हाल कर दूंगा। मैं मन ही मन हंस पड़ा। पूरी जिंदगी उन्होंने सिर्फ धमकी देकर लोगों को दबाना सीखा था। उन्हें कभी सच और हालात की परवाह नहीं रही। लेकिन अब इस लोहे के दरवाजे के सामने उनकी सारी धमकियां मजाक बन चुकी थीं। मैंने फिर रोती हुई आवाज में कहा, सच में नहीं खुल रहा। पहले थोड़ा बहुत हैंडल घूम रहा था, लेकिन अभी आप लोगों ने इतनी जोर से धक्का मारा कि लॉक पूरी तरह टेढ़ा होकर जैम हो गया। अब तो बिल्कुल भी नहीं घूम रहा। ये सब आपकी वजह से हुआ। मेरी बात सुनकर बाहर अभी भी दरवाजा धक्का मार रहे 2 पड़ोसी डर के मारे तुरंत पीछे हट गए। अरे मत धक्का मारो, जितना धक्का मारो
मारोगे उतना ही लॉक फंस जाएगा, फिर किसी को भी खाना नहीं मिलेगा। दूसरा बोला, छोड़ो यार, यह दरवाजा बड़ा अजीब है, कहीं इसे तोड़ने के चक्कर में हमारी ही हड्डियां न टूट जाएं। बहुत से पड़ोसी गालियां बड़बड़ाते हुए वहां से चले गए। वे तो सिर्फ आसान मौका देकर खाना लूटने आए थे। अब जब उन्हें कोई उम्मीद नहीं दिखी तो उन्होंने अपनी बची हुई ताकत यहाँ बर्बाद करना सही नहीं समझा। पहली मुसीबत तो टल गई, लेकिन दूसरी मुसीबत तुरंत सामने आ गई। मुझे पता था कि मम्मी पापा और छोटा भाई इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। तभी छोटे भाई ने अचानक कहा, हम बगल वाले फ्लैट में जा सकते हैं, वहाँ से बैल्कनी के रास्ते छेंग फेंक हम तक खाना पहुँचा सकता है। बगल वाला फ्लैट नंबर 3002 कभी बिका ही नहीं था, वहाँ सिक्योरिटी डोर तक नहीं लगा था। जब भी मुझे घर में बहुत डांट या मार पड़ती थी, मैं अक्सर वहीं जाकर छिप जाता था और छोटा भाई अपने बैल्कनी से मुझे आवाज लगाता था, प्यारे भैया इधर आओ। मैं खुश होकर जवाब देता, आ रहा हूँ। फिर वह फ्लैट 3001 की बैल्कनी से एक डंडे में खाना बांधकर मेरी तरफ बढ़ाता। जैसे ही मैं उसे लेने के लिए हाथ बढ़ाता, वह अचानक डंडा वापस खींच लेता और हंसते हुए कहता, भैया मैं तो बस मजाक कर रहा था। मेरे लिए वह बैल्कनी कभी उम्मीद की जगह थी, लेकिन उसके लिए सिर्फ एक खेल का मैदान। इसलिए उसे दोनों बैल्कनी की दूरी और बनावट अच्छी तरह याद थी। जैसे ही उसे समझ आया कि मैं दरवाजा नहीं खोल सका, उसने तुरंत बैल्कनी वाला तरीका याद दिला दिया। ये सुनते ही मम्मी पापा की आंखों में उम्मीद लौट आई। वे जल्दी जल्दी बोले, चेंग फेंक, जल्दी खाना लेकर बैल्कनी में आओ, किसी तरह हमें दे दो। तीनों छोटे भाई को लेकर दौड़ते हुए बगल वाले फ्लैट की बैल्कनी में पहुंच गए। यह देखकर बाकी भूखे पड़ोसी भी उनके पीछे पीछे चल पड़े। कुछ ही मिनटों में सामने वाली बैल्कनी लोगों से भर गई। लगभग 15 लोग वहां ठूस ठूस कर खड़े थे और मेरी बैल्कनी की तरफ देख रहे थे। पीछे और भी बहुत से लोग थे जिन्हें जगह तक नहीं मिल रही थी। वे सब गर्दन बढ़ाकर ऐसे झांक रहे थे जैसे भूखे हंसों का झुंड हो। भीड़ में मुझे कई जाने पहचाने चेहरे दिखाई दिए। उनमें फ्लैट 3003 वाले अंकल वांग भी थे और फ्लैट 2901 वाले दादाजी झाओ भी। उन्हें देखकर पहली बार मेरे दिल का तनाव थोड़ा कम हुआ। सच कहूं तो मेरी जिंदगी में कुछ अच्छी यादें भी थीं। जब भी पापा मुझे मारते थे तब अंकल वांग बीच बचाव करने आ जाते थे और पापा से कहते थे कि मुझे मत मारिए। दादाजी झाओ अपने घर में तरबूज उगाते थे। कभी कभी वे हमारे घर भी तरबूज भेज देते थे। अगर उन्हें पता चलता कि मैं घर में अकेला हूँ तो चुपके से मुझे बुलाकर कहते, इसे अभी खा लो, नहीं तो तुम्हारे मम्मी पापा आ जाएंगे और तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। ऐसी छोटी छोटी बातें मुझे बहुत लंबे समय तक खुशी देती थी। शायद अगर मैं लोगों को सही दिशा में ले जाऊं तो ये पड़ोसी पूरी तरह हैवान नहीं बनेंगे। मुझे बस आने वाले खतरे को सही तरीके से संभालना था। तभी पापा गुस्से से चिल्लाए, चेंग फेंक, क्या देख रहा है, जल्दी खाना इधर भेज। मम्मी बार बार लार निकलते हुए छोटे भाई के सिर पर हाथ फेर रही थी और बोली, बुखार की मेडिसिन भी भेज देना, तुम्हारा छोटा भाई 2 दिन से तेज बुखार में है। छोटे भाई का चेहरा बुखार की वजह से पूरी तरह लाल पड़ चुका था, जैसे शरीर में जरा भी ताकत न बची हो। लेकिन मुझे देखकर उसमें अचानक फिर जान आ गई। उसने मेरी बैल्कनी की लाइट की तरफ इशारा करते हुए चिल्लाया, भैया जल्दी खाना और आइबुप्रोफेन भेजो अभी तुरंत। मैंने शांत होकर जवाब दिया, ठीक है रुको। मैं अंदर गया और ब्रेड का एक बॉक्स और मिनरल वाटर की एक पेटी लेकर वापस आया। जैसे ही बाहर खड़े लोगों ने खाना देखा, उनकी आंखें लालच से चमक उठी। हर कोई दूसरे को धक्का देने लगा और सबके मुंह से लार टपकने लगी। भूख अब उन्हें पागल बना चुकी थी। छोटा भाई जैसे आखिरी ताकत जुटाकर चीखा, मुझे दो, मुझे दो। वह बारिश में भीगते हुए पूरी ताकत से अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाने लगा। मैंने एक पैकेट इंस्टेंट नूडल्स को क्लोथ्स ड्राइंग पोल से बांधा और उसकी तरफ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसका हाथ पास आया, मैंने उसी पोल से उसके हाथ पर जोरदार वार कर दिया। उसका हाथ पहले से ही पतला और नाजुक था। एक ही चोट में उसकी कलाई सूज गई और वह दर्द से चीख उठा। मम्मी गुस्से से चिल्लाई, तू क्या कर रहा है, चेंग फेंक, पागल हो गया है क्या, अपने छोटे भाई को क्यों मार रहा है। मैंने बिल्कुल शांत आवाज में कहा। इसने लाइन में खड़े हुए बिना पहले लेने की कोशिश की। फिर मैंने भीड़ की तरफ देखकर कहा, अंकल आंटी आप सब यहाँ खड़े हैं, ब्रेड और मिनरल वाटर सिर्फ इतना ही है, सबको खाना चाहिए। फिर सबसे पहले इसे ही क्यों दूं? सब लोग ध्यान से सुनिए, अब से खाना किसी की जान बचाने वाली चीज है, इसलिए रूल मानना होगा। जिनके घर में बुजुर्ग, प्रेग्नेंट वुमेन या छोटे बच्चे हैं, उन्हें पहले मिलेगा। मेरी यह बात सुनते ही माहौल बदल गया। जो लोग कुछ देर पहले मुझे गालियां दे रहे थे, वही अब मेरी तरफ सम्मान से देखने लगे। चेंग फेंक सही कह रहा है, हाँ सिर्फ इनके परिवार को पहले क्यों मिले, सबको लाइन में लगना चाहिए। इस वक्त लोग भले ही कई दिनों से भूखे थे, लेकिन उनकी इंसानियत अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। जैसे ही किसी ने रूल बना दिया, सबने उसे मान लिया। मेरा मकसद भी यही था, अपने उस तथाकथित परिवार को सबकी नजरों में अकेला कर देना। तभी आंटी वांग धीरे से बोली, चेंग फेंक बेटा, मेरी माँ पहले से ही बहुत कमजोर है, कई दिनों से भूखी भी है, क्या उन्हें एक पैकेट ब्रेड मिल सकता है। उन्होंने बाकी लोगों की तरह धक्का मुक्की नहीं की, बल्कि चुपचाप एक कोने में खड़ी रही। मैंने बिना कुछ कहे फिर से एक पैकेट बांधा और पोल के सहारे उनकी तरफ बढ़ा दिया। आंटी वांग, ये आपकी माँ के लिए है, चिंता मत कीजिए, सबको हिस्सा मिलेगा। भीड़ में किसी ने विरोध नहीं किया, सबने चुपचाप उन्हें पहले लेने दिया। मेरे दिल को थोड़ी राहत मिली। इसका मतलब था कि लोगों में अभी भी इंसानियत बाकी थी, बस सही दिशा देने की जरूरत थी। लेकिन तभी मम्मी अचानक आगे बढ़ी और आंटी वांग के हाथ से ब्रेड छीनकर अपनी छाती से चिपका लिया। वह गुस्से से चिल्लाई, ये ब्रेड हमारा है, मैं किसी और को नहीं दूंगी, तुम सब दूर हटो। उन्होंने ब्रेड को ऐसे पकड़ रखा था जैसे कोई जानवर अपना शिकार बचाता है। छोटा भाई भी चिल्लाने लगा, ये हमारा खाना है, तुम लोग हाथ मत लगाना। तभी किसी ने गुस्से से कहा, अरे ये तो चेंग फेंक ने आंटी वांग को दिया था। मम्मी फिर चीखी, चेंग फेंक हमारा बेटा है, उसके घर का सारा सामान हमारा है, मैं देखती हूँ कौन छीनता है। पापा भी आगे बढ़कर अकड़ते हुए बोले, जिसकी हिम्मत है आकर छीन कर दिखाए। रोज की तरह उन्हें अपनी ताकत और
रॉ पर बहुत भरोसा था, लेकिन वे भूल गए थे कि अब हालात पहले जैसे नहीं रहे। तभी कुछ हटे कटे पड़ोसी आगे आ गए। उनमें से एक ने कहा, इतना रॉब किस बात का दिखा रहे हो? रोज चेंग फेंग को मारते थे, पूरी बिल्डिंग जानती है कि तुम हमेशा छोटे बेटे का पक्ष लेते हो। अब अचानक वह तुम्हारा बेटा बन गया। पापा फिर भी नहीं माने। मेरा बेटा है, चाहूं तो मारूं, चाहूं तो प्यार करूं, तुम लोगों को क्या? ये सुनकर एक पड़ोसी से रहा नहीं गया। उसने पापा को धक्का देते हुए कहा, चेंग फेंग के घर में पूरा बॉक्स ब्रेड रखा है, सिर्फ एक पैकेट के लिए इतना तमाशा क्यों? अगर उसने हमें देना चाहा है तो हम उसी से लेंगे। तभी मम्मी ने बड़ी चालाकी दिखाई। उन्होंने सबका ध्यान मेरी तरफ मोड़ दिया और उसी मौके का फायदा उठाकर पापा और छोटे भाई को लेकर बालकनी के सबसे कोने में भाग गईं। वहां पहुंचते ही उन्होंने ब्रेड का पैकेट फाड़ा और तीनों भूखे जानवरों की तरह टूट पड़े। तभी सबकी नजर फिर मेरी तरफ आ गई। मैंने गहरी सांस ली, ब्रेड का बॉक्स उठाया और वापस अंदर जाने लगा। मैंने कहा, अगर मम्मी पापा ऐसा ही करेंगे तो रहने दीजिए, कहीं आप लोग आपस में लड़ न पड़े, इसलिए अब मैं ये खाना किसी को नहीं दूंगा। ये सुनते ही भीड़ घबरा गई। अरे नहीं, चेंग फेंक मत जाओ, प्लीज खाना बांट दो। तभी मम्मी मौका देकर जोर से बोली, देखा, तुम लोग उसी की तरफदारी कर रहे थे, असल में वही सबसे बड़ा स्वार्थी है, अब खाना नहीं बांटेगा। समझे हम उसे क्यों मारते थे? वह बचपन से ही ऐसा है, तुम सबको बेवकूफ बना रहा है। छोटा भाई भी बोला, मेरा भाई अंदर से बहुत बुरा इंसान है, उसकी बातों में मत आना। उनकी यह घटिया एक्टिंग देकर मैं सिर्फ मुस्कुरा दिया। फिर मैं वापस कमरे के अंदर गया और इस बार एक बड़ा बैग लेकर बाहर आया। मैंने हंसते हुए कहा, अभी तो मैं आप लोगों से मजाक कर रहा था। सबने हैरानी से पूछा, उस बैग में क्या है? मैंने धीरे धीरे बैग खोला, उसमें से गर्मा गर्म सेल्फ हीटिंग राइस मील निकाले, फिर वैक्यूम पैक्ड 5 स्पाइस बीफ जर्की के बड़े बड़े पैकेट और आखिर में एक पूरा टब निकाला जिसमें साफ धुले हुए कच्चे स्वीट पोटैटो भरे थे। गरम चावल और बीफ की खुशबू फैलते ही पूरी बालकनी में सिर्फ लोगों के लार निगलने की आवाज सुनाई देने लगी। पापा हके बके रह गए। चेंग फेंक, तेरे पास इतना सारा खाना? मम्मी तुरंत बोली, बेटा इतना अच्छा खाना बाहर वालों को मत देना, हम तुम्हारे मम्मी पापा हैं, ये सब हमें दे दो, हम संभाल कर रखेंगे। छोटा भाई चीख पड़ा, मुझे वो गरम राइस मील चाहिए जिसमें मीट है, वही मुझे दो जल्दी। मैंने उनकी तरफ देखे बिना ऊंची आवाज में कहा, मम्मी पापा और छोटे भाई को छोड़कर यहाँ मौजूद हर इंसान को खाना मिलेगा। वजह सिर्फ एक है, आप लोगों ने हमेशा मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया है। फिर मैंने दादाजी झाओ की तरफ देखा। दादाजी, डिस्ट्रीब्यूशन की जिम्मेदारी आप संभालिए, ये 10 राइस मील बुजुर्गों और बच्चों को दीजिए, बीफ जर्की और स्वीट पोटैटो यहाँ मौजूद हर व्यक्ति को बराबर बराबर मिलेगा। दादाजी झाओ की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, चेंग फेंक बेटा, मैंने तुझे कभी गलत नहीं समझा, ये काम मैं संभालता हूँ, जो भी छीनने की कोशिश करेगा पहले उसे मुझसे निपटना होगा। इसके बाद मैं क्लोथ्स पोल के सहारे लगातार खाना पहुँचाने लगा। स्वीट पोटैटो हवा में सुंदर आर्क बनाते हुए एक एक करके उन पड़ोसियों के हाथों में पहुंचने लगे जो बार बार मुझे धन्यवाद दे रहे थे। दूसरी तरफ मम्मी पापा और छोटे भाई का गुस्से से चेहरा लाल हो चुका था। वे मुझे रोक भी नहीं पा रहे थे और उनकी हालत देकर मुझे ऐसा सुकून मिल रहा था जिसकी कोई कीमत नहीं थी। लेकिन खाना बांटने के पीछे मेरा सिर्फ बदला लेना मकसद नहीं था। पहला कारण ये था कि मैं उन लोगों का एहसान चुकाना चाहता था जिन्होंने हमेशा मेरे साथ इंसानियत दिखाई थी। दूसरा कारण इससे भी ज्यादा जरूरी था। अब पूरी बिल्डिंग को पता चल चुका था कि मेरे घर में बहुत सारा खाना है। अगर हालात और बिगड़ गए तो भूख लोगों की आखिरी बची हुई इंसानियत भी छीन लेगी। उस दिन मैं पूरे बिल्डिंग का सबसे बड़ा निशाना बन जाऊंगा। भले ही वे लोग मेरे मजबूत दरवाजे को न तोड़ पाए, लेकिन 2 महीने बाद जिंदगी फिर से सामान्य हो भी गई। उसके बाद मैं कहाँ जाऊंगा? इसलिए पूरी दुनिया से नाता तोड़कर सिर्फ दूसरों की तकलीफें देखते रहना कोई समझदारी नहीं थी। आखिर यह सचमुच दुनिया का अंत नहीं था। हाँ, लेकिन अपने तथाकथित परिवार की हालत देकर मुझे जरूर सुकून मिल रहा था। कुछ ही देर में बालकनी का माहौल खुशियों से भर गया। लोग हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, जैसे बाहर अब भी हो रही मूसलाधार बारिश का कोई अस्तित्व ही न हो। धीरे धीरे सब पड़ोसी अपना अपना खाना लेकर लौटने लगे। सबसे आखिर में आंटी वांग रुकी। उन्होंने अपनी जेब से एक लॉलीपॉप निकाली और मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोली, माफ करना बेटा, इसे मैं इतने दिनों से खुद खाने के लिए बचा कर रखी थी, लेकिन अब यह तुम्हारे लिए है। मैंने मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद। मैंने लॉलीपॉप का रैपर खोलकर मुंह में रख लिया। उसकी मिठास पूरे मुंह में फैल गई। अब बालकनी में सिर्फ मम्मी पापा और छोटा भाई बचे थे। अभी तक पापा भीड़ की वजह से चुप थे, लेकिन जैसे ही सब लोग चले गए वे फिर अपने असली रंग में आ गए। गुस्से से चिल्लाए, निकम्मे, इतना सारा खाना सब में बांट दिया, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? मम्मी भी बोली, अगर मुफ्त में देना ही था तो कम से कम बेच तो सकता था। एक स्वीट पोटैटो भी 100 रुपये में बिक जाता। लोग खरीदने के लिए लड़ पड़ते। छोटा भाई दर्द से कराहते हुए बोला, मुझे आइबुप्रोफेन दे दो, बाकी लोगों की चिंता छोड़ो, मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ, मुझे दवा चाहिए। मैं मन ही मन हंस पड़ा। अभी मैं तुम्हारा भाई बन गया? कुछ देर पहले तो मेरे हाथ तोड़ने की बात कर रहे थे। मैंने बिना कुछ कहे ठंडी नजर से उन्हें देखा और वापस कमरे में चला गया। पीछे से पापा गुस्से में चिल्लाए, चेंग फेंक, मैं मरकर भी तुझे नहीं छोड़ूंगा। तीनों बगल वाले फ्लैट में खड़े होकर मुझे लगातार गालियां देते रहे, दीवारें पीटते रहे, दरवाजे पर लात मारते रहे, लेकिन मैंने एक बार भी उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। अगली सुबह मैं जैसे ही उठा सबसे पहले बालकनी की तरफ भागा। मुझे देखते ही मम्मी रोने लगी, बेटा हमसे गलती हो गई, थोड़ा खाना दे दो। पापा भी पहली बार नरम पड़े, बेटा बाहर आओ, सच में हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, कल हम भूख की वजह से अपना होश खो बैठे थे। छोटा भाई भी रोते हुए बोला, भैया मुझसे गलती हो गई, अब मैं कभी तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, मुझे बचा लो, मुझे दवा चाहिए, मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है। तभी आंटी वांग एक प्रेग्नेंट वुमन को सहारा देकर बालकनी तक लाई। वह 28वीं मंजिल पर रहने वाली चिन मैडम थी, जो मेरे प्राइमरी स्कूल में मेरी चाइनीज टीचर थी। आंटी वांग बोली, छेंग फेंक बेटा, चिन मैडम को बहुत तेज बुखार है,
उनके हस्बैंड टीवी स्टेशन में फंसे हुए हैं और वापस नहीं आ पा रहे। वह प्रेग्नेंट हैं, इसलिए कोई भी मेडिसिन बिना सोचे नहीं खा सकती। सुना है तुम्हारे पास चिल्ड्रंस फीवर मेडिसिन या आइबुप्रोफेन है। चिन मैडम ने कमजोर आवाज में कहा। छेंग फेंग, मुझे माफ करना, मैं मजबूरी में तुमसे मदद मांग रही हूँ। मेरे पेट में पल रहे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। मैंने बिना एक पल गंवाए अंदर जाकर आइबुप्रोफेन की पूरी बॉटल उठाई और वापस बैल्कनी में आ गया। मैडम ये लीजिए, इसका साइड इफेक्ट थोड़ा कम होता है। मैंने बॉटल को पोल से बांधकर उनकी तरफ बढ़ाया। चिन मैडम जैसे ही हाथ बढ़ाकर उसे लेने वाली थी, तभी जमीन पर पड़ा छोटा भाई अचानक उछलकर खड़ा हो गया और झपटा मारकर पूरी बॉटल छीन ली। उसने उसे अपनी छाती से चिपकाते हुए चिल्लाया, चेंग फेंग, तू इंसान है भी या नहीं? मैं तेरा छोटा भाई हूँ, तू मुझे छोड़कर बाहर वालों को दवा देगा? आंटी वांग गुस्से से बोली, अरे तुम एक प्रेग्नेंट वुमन की दवा क्यों छीन रहे हो? जल्दी वापस करो। उन्होंने बॉटल छीनने की कोशिश की, लेकिन उसी समय मम्मी पापा अपनी औलाद बचाने की जिद में टूट पड़े। पापा ने आंटी वांग के पेट पर जोरदार लात मार दी, जिससे वह दर्द से कराहती हुई पीछे गिर गईं। पापा गरज कर बोले, मेरे बेटे की दवा कोई नहीं छीन सकता, ये आइबुप्रोफेन हमारा है। इसी छीना झपटी के दौरान छोटे भाई का हाथ चिन मैडम से टकरा गया। रुको! चिन मैडम का संतुलन बिगड़ गया और वह जमीन पर गिर पड़ी। अगले ही पल उनके पैरों के नीचे से खून बहने लगा। किसी ने चीखकर कहा, जल्दी किसी को बुलाओ, मैडम से खून निकल रहा है। दूसरी आवाज आई, कोई जल्दी आओ, इस परिवार ने प्रेग्नेंट वुमन को गिरा दिया। ये चीख सुनते ही पूरी बिल्डिंग में हड़कंप मच गया। हर मंजिल से लोग दौड़ते हुए बैल्कनी की तरफ आने लगे। भीड़ में से एक डॉक्टर पड़ोसी तुरंत आगे आया। उसने चिन मैडम की हालत देखकर घबरा कर कहा, स्थिति बहुत गंभीर है, शायद समय से पहले डिलीवरी शुरू हो गई है। जल्दी सब लोग इनके चारों तरफ घेरा बना लो, मैं इन्हें संभालता हूँ। सभी लोग घबराकर ह्यूमन वॉल बनाकर खड़े हो गए। उसी समय कुछ हटे कटे आदमी गुस्से से छोटे भाई को घूरने लगे, जिसके हाथ में अब भी आइबुप्रोफेन की बोतल कसकर पकड़ी हुई थी। उनमें से एक गरज कर बोला, पहले दवा वापस करो, चिन मैडम को अभी भी तेज बुखार है। लेकिन छोटा भाई पागलों की तरह बोतल को और कसकर पकड़ते हुए चिल्लाया, आइबुप्रोफेन मेरा है, सिर्फ मेरा, जो भी पास आया मैं काट खाऊंगा। उसने तुरंत बोतल का ढक्कन खोला और सारी टैबलेट्स मुंह में उड़ेलने की कोशिश की। अब उन लोगों का सब्र पूरी तरह खत्म हो चुका था। कई मजबूत आदमी एक साथ उसकी तरफ टूट पड़े और बोतल छीनने लगे। पापा बीच में आकर उन्हें रोकने की कोशिश करने लगे, लेकिन इस बार कोई भी उनकी दबंगई से डरने वाला नहीं था। भीड़ में से किसी ने गुस्से से चिल्लाकर कहा, प्रेग्नेंट वुमन तक को गिरा दिया, अब भी तुम्हें शर्म नहीं आ रही? अगले ही पल पापा पर चारों तरफ से मुक्कों और लातों की बारिश होने लगी। कुछ ही सेकंड में उन्हें बुरी तरह पीटकर जमीन पर गिरा दिया गया। आखिरकार आइबुप्रोफेन की बोतल उनके हाथ से छीन ली गई और तुरंत डॉक्टर के हवाले कर दी गई। मम्मी घबराकर रोने लगी, बेटा चिंता मत कर, तुम्हारे पापा अभी बाहर जाकर तुम्हारे लिए दवा ढूंढ कर लाएंगे। लेकिन छोटा भाई दर्द से तड़पते हुए चीखा, नहीं, मुझे अभी दवा चाहिए, अभी इसी वक्त। मुझसे अब दर्द सहा नहीं जा रहा, मैं और नहीं झेल सकता, मैं अभी तुम्हारे लिए दवा ढूंढ कर लाता हूँ बेटा, तुम बस थोड़ा और हिम्मत रखो, पापा अभी वापस आते हैं। लेकिन छोटे भाई को यह भी काफी नहीं लगा। वह मुड़कर मम्मी की गोद में गिर पड़ा और बोला, मम्मी आप तो मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करती हैं ना, आप भी बाहर जाकर मेरे लिए दवा लेकर आइए। उसके स्वार्थ से भरे शब्द सुनकर और सामने चल रहे इस पूरे ड्रामा को देखकर मैं बैल्कनी में बिना किसी भाव के खड़ा रहा। सिर्फ आइबुप्रोफेन की एक बोतल ने आखिरकार इस परिवार के झूठे प्यार का नकाब पूरी तरह उतार दिया था। अच्छी बात सिर्फ इतनी रही कि चिन मैडम का बच्चा बच गया। हालांकि वह प्रीमेच्योर बेबी था और आगे जिंदा रहेगा या नहीं यह सिर्फ किस्मत पर निर्भर था। उसी रात मैंने चिन मैडम को 10 डिब्बे सेल्फ हीटिंग राइस और कुछ एप्पल्स दिए। जहाँ तक मेरे उस तथाकथित परिवार की बात ही, उनकी हरकतों की वजह से पूरी बिल्डिंग ने उन्हें पूरी तरह अकेला छोड़ दिया। समय भूख और ठंड के बीच बहुत धीरे धीरे बीतने लगा। लगातार 1 महीने तक बारिश होती रही और पानी 15वीं मंजिल तक पहुंच गया। 1.5 महीने बाद एक सुबह मैं रोज की तरह बैल्कनी में खड़ा स्वीट पोटैटो सुखा रहा था कि बगल वाली बैल्कनी से बहुत हल्की सी आवाज आई। मैंने मुड़कर देखा, वहाँ मम्मी थी। उनका चेहरा सूखकर हड्डियों का ढांचा बन चुका था। उन्होंने कमजोर आवाज में कहा, छेंग फेंग मुझे बचा लो, कोई मुझे खाने को नहीं दे रहा, बस सेकने वाला दे दो। मैंने शांत स्वर में पूछा, आपके प्यारे हस्बैंड और आपके लाडले बेटे कहाँ हैं? मम्मी रोते हुए बोली, तुम्हारे पापा ने पानी में तैरता हुआ एक बॉक्स देखा था, उसे पकड़ने गए लेकिन बोट पलट गई। यह सुनकर मेरे मन में जरा भी हलचल नहीं हुई। वह आदमी तो उसी दिन मेरे लिए मर चुका था, जिस दिन उसने पिछली जिंदगी में मुझे बेसमेंट में बंद करके मरने के लिए छोड़ दिया था। मम्मी अचानक मुझ पर चिल्लाईं, तुम हमें बचा सकते थे, तुम्हारे पास इतना खाना था, फिर भी तुम हमें तड़पते देखते रहे, क्या तुम इंसान हो? मैं ठंडी आवाज में बोला, 3 साल पहले जब घर में आग लगी थी तब पापा छोटे भाई को उठाकर भाग गए थे और आप कुत्ते को लेकर बाहर निकल गई थी। मुझे अकेले घर के अंदर बंद छोड़ दिया था। अगर जो ग्रैंडपा दरवाजा तोड़कर मुझे बाहर न निकालते तो मैं उसी दिन जलकर मर गया होता। तब क्या आपने एक बार भी सोचा था कि मैं भी इंसान हूँ, कि मैं भी आपका बेटा हूँ? आज आप कह रही हैं कि मैं आपको मरते देख रहा हूँ, लेकिन पिछली जिंदगी में भी और इस जिंदगी में भी मरना तो आप लोग हमेशा मुझे ही चाहते थे। मम्मी फूट फूट कर रोने लगी। बस अब और मत कहो, हमसे गलती हुई, हमने हमेशा तुम्हारे साथ भेदभाव किया, हमें बदल जाना चाहिए था। चैंग फेंग मुझे माफ कर दो, मैं सच में बहुत भूखी हूँ। तभी बैल्कनी के अंधेरे कोने से एक परछाई लड़खड़ाती हुई बाहर आई। वह छोटा भाई था और हैरानी की बात यह थी कि वह अब भी जिंदा था। उसने मम्मी को बिल्कुल नजरअंदाज किया और दीवार का सहारा लेते हुए मेरी तरफ आया। उसके चेहरे पर मजबूरी से भरी एक टेढ़ी मुस्कान थी। भैया आखिर तुम मिल ही गए, इस बार मुझे थोड़ा खाना दे दो, आगे से मैं तुम्हारा डॉग बनकर रहूंगा, जिसे कहोगे उसे काटूंगा, जिसे कहोगे उसे नहीं काटूंगा। वह फिर
फिर बोला, भैया पहले मुझसे गलती हुई थी, आगे से हम दोनों अच्छे भाई बनकर रहेंगे। मैं हमेशा तुम्हारी हर बात मानूंगा, कभी तुम्हारे खिलाफ नहीं जाऊंगा, बस थोड़ा सा खाना दे दो। उसकी यह बातें सुनते ही जमीन पर बैठी मम्मी अचानक रोना बंद कर देती हैं। वह धीरे धीरे सिर उठाकर छोटे भाई को घूरने लगी है। उनकी आंखों में बची आखिरी उम्मीद भी बुझ जाती है। उसकी जगह एक पागलपन भरा फैसला जन्म लेता है। वह कांपती हुई आवाज में कहती है, मैं भी इंसान हूँ, शुरू से आखिर तक मुझे तुमसे इतना प्यार कभी नहीं करना चाहिए था। मैं वहीं खड़ा सब कुछ देखता रहा। अगली जिंदगी में हम कभी परिवार मत बनना। इतना कहकर मम्मी बैल्कनी की रेलिंग पार कर गई। हैरानी की बात यह थी कि कूदने से ठीक पहले उनके चेहरे पर एक अजीब सी राहत भरी मुस्कान थी। आधे महीने बाद आखिरकार बारिश रुक गई। कई हफ्तों बाद पहली बार सूरज की किरणें बादलों को चीरकर बर्बाद हो चुके शहर पर पड़ी। आसमान में हेलीकॉप्टर की आवाज गूंज उठी। आखिरकार रेस्क्यू टीम पहुंच चुकी थी। मैंने 2 महीने से बंद पड़े अपने घर का सिक्योरिटी डोर खोला। बाहर जाओ ग्रैंडपा, आंटी वांग और अपनी गोद में बेबी लिचिन मैडम खड़े थे। हम सब ने एक दूसरे की तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान मुस्कुराए। बिना कुछ कहे सब कुछ समझ में आ गया। 6 महीने बाद शहर से बाढ़ का पानी उतर चुका था और दोबारा रिकंस्ट्रक्शन शुरू हो गया था। परिवार का इकलौता जिंदा वारिस होने की वजह से मुझे वह विला मिल गई जिसे ठीक करके फिर से नया बना दिया गया था। साथ ही मम्मी पापा की भारी भरकम इंश्योरेंस मनी भी मुझे मिली। मैंने एक गोल्डन रिट्रीवर पाला और उसका नाम रखा यूशेंग। एक दिन मैं विला के लॉन में बैठा उसके लिए फ्रिस्बी फेंक रहा था। यूशेंग खुशी खुशी उसे पकड़ने के लिए दौड़ पड़ा। हल्की धूप मेरे शरीर पर पड़ रही थी। अब न कोई ठंड थी और न ही कोई भूख। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही शानदार मैनुवा एनिमे रिकैप कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आपको मौका मिलता तो आप ऐसे परिवार के साथ क्या करते? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइए। मिलते हैं अगली जबरदस्त कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।